देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज की 10वीं सालगिरह पर मुंबई में होगा एक महा आयोजन। मुख्य अतिथि हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। 10 साल से तरक्की की कहानी लिख रहे CNBC आवाज की सालगिरह पर दिल्ली में ग्रोथ समिट के बाद अब मुंबई में होने जा रही है गुड गवर्नेंस समिट। देश की राजनीति को एक नया अंदाज देने वाले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहां अपने विचार रखेंगे और साथ में होगी चर्चा अर्थनीति और राजनीति के तालमेल यानी गुड गवर्नेंस पर। उद्योग, व्यापार और पूंजी बाजार के दिग्गजों के साथ यहां CNBC आवाज ऐसी हस्तियों का सम्मान करेगा जिन्होंने पिछले 10 साल में जिम्मेदारी के साथ समृद्धि के नए कीर्तिमान बनाए और कुछ ऐसे सितारों को भी सामने लाएगा जिनसे उम्मीद है कि वो अगले 10 साल में कंज्यूमर और शेयर होल्डर की दुनिया बदलने वाले हैं। तो अलार्म लगा लीजिए और टीवी पर टाइमर सेट कर लीजिए। CNBC आवाज की गुड गवर्नेंस समिट का सीधा प्रसारण कल शाम 6:30 बजे से CNBC आवाज और CNBC बाजार पर। FIIs के दम पर शेयर बाजार ने लगाई जोरदार छलांग। 550 अंकों के उछाल के साथ नए शिखर पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी ने पहली बार तोड़ा 8,700 का स्तर। बेहतर ग्रोथ के भरोसे ने दी बाजार को सहारा दिया। IMF ने कहा 2016 में चीन से भी तेज होगी भारत की ग्रोथ। वर्ल्ड बैंक की प्रधानमंत्री के क्लीन इंडिया कैंपेन को $100 करोड़ देने का वादा किया। कल मुंबई में होगा CNBC आवाज के एक्ट सीरीज का दूसरा महाआयोजन। होगी गुड गवर्नेंस के रोड मैप पर चर्चा। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली कंपनियों का होगा सम्मान। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम। पहले ही हफ्ते में खुले 1,80,00,000 बैंक खाते। सरकार का दावा 99% परिवारों के पास अब कम से कम एक बैंक अकाउंट। बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देगी सरकार। बजट में हो सकता है सब्सिडी देने पर ऐलान। आवाज एक्सक्लूसिव। ओबामा दौरे पर 26 जनवरी को होगी भारत अमेरिका के CEO फोरम की बैठक। साइरस मिस्ट्री करेंगे बैठक की अध्यक्षता। भारत और अमेरिका के दिग्गज CEOs करेंगे शिरकत। ओबामा और PM मोदी भी ले सकते हैं हिस्सा। और दिल्ली में चढ़ा सियासी पारा। केजरीवाल ने प्रतिद्वंदियों को दी खुली बहस की चुनौती। किरण बेदी ने कहा सदन में देंगे जवाब, लेकिन अजय माकन बहस को तैयार। केजरीवाल और बेदी कल दाखिल करेंगे नामांकन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल और मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी बड़ी खबरें। अध्यादेश पर राष्ट्रपति की फटकार के बाद बजट सत्र की रणनीति तैयार करने में जुटी सरकार। सूत्रों के मुताबिक 23 फरवरी से शुरू हो सकता है सत्र। टाटा टेली सर्विसेज में मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने की ताक में टेलीनॉर शुरू किया ड्यू डिलिजेंस। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए दावोस में जुटे दुनिया के दिग्गज कॉर्पोरेट्स। वित्त मंत्री अरुण जेटली, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल भी होंगे शामिल। देखिए दावोस से ग्राउंड रिपोर्ट आवाज एट 9 में आगे। अगले हफ्ते से रेलवे टिकट के साथ आप बुक कर सकेंगे मनपसंद खाना। 25 नई ट्रेनों में IRCTC शुरू करेगा ई-केटरिंग की सुविधा। तो सबसे पहले बात करेंगे बाजार की, जहां तूफानी तेजी के साथ सेंसेक्स निफ्टी ने एक बार फिर नई ऊंचाई छू ली है। बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 550 पॉइंट के जोरदार उछाल के साथ 28,800 के बेहद करीब पहुंच गया है। वहीं निफ्टी ने भी 145 अंकों की छलांग लगाई और 8,700 से सिर्फ 5 अंक नीचे बंद हुआ है। आज के जोरदार तेजी पर चर्चा के लिए हमारे साथ है इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के दलजीत सिंह कोहली और आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंह भी। अनिल जी, पहले आपके पास आते हैं, समझना चाहेंगे कि बाजार में इतनी शानदार तेजी के पीछे फैक्टर्स क्या रहे?
भारतीय बाजारों ने तेजी का चौका लगाते हुए लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड्स बनाए और आज लाइफ टाइम हाई बने हैं निफ्टी और सेंसेक्स पर, और अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर क्लोजिंग होती हुई नजर आई। और इस क्लोजिंग के शानदार तेजी की सबसे बड़ी वजह मानी जानी चाहिए एफआईज की तरफ से लौटती हुई दमदार खरीदारी। दिसंबर के सेकंड हाफ से जनवरी की शुरुआत में एफआईज थोड़े से सावधान थे, थोड़ी सी बिकवाली के मूड में थे, लेकिन पिछले 4-5 सेशन से फिर से एफआईज दमदार खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं और उसका फायदा भारतीय बाजारों ने जरूर उठाया। लेकिन इसके साथ ही पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से कहीं कहीं ये संकेत भी आते हुए दिख रहे हैं क्रूड और कमोडिटीज के दाम अब उतने गिरते हुए नजर नहीं आ रहे, उतने कमजोर नहीं दिख रहे जितने कि पहले दिख रहे थे, और उससे जो एक बड़ा खतरा ग्लोबल मार्केट्स के गिरने का था वो कम होता हुआ दिख रहा है। ये भी भारतीय बाजारों के लिए एक पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। पिछले 2-3 सेशन ग्लोबल मार्केट्स भी मजबूती के रहे, हालांकि कहीं कहीं दिक्कतें जरूर रही है। पिछला हफ्ता अमेरिका के लिए अच्छा नहीं था, कल हमने चाइना में तेज गिरावट देखी, लेकिन वहां से रिकवर होकर बाजार थोड़े से जो बेहतर होते हुए दिख रहे हैं वो भी भारतीय बाजारों में तेजी का मूड और माहौल और बेहतर करते हुए दिख रहे हैं। और इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि ईसीबी की जो बैठक होने वाली है इसमें उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका की तरह यहां पर भी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और डिफ्लेशन को दूर करने के लिए एक बड़ा राहत पैकेज आ सकता है, और ये राहत पैकेज यूरोप के बाजारों को इस मंदी के खतरे से बाहर निकालेगा और उसका फायदा पूरी दुनिया भर के बाजारों को मिलेगा और हमें भी। लेकिन एक सबसे बड़ा ट्रिगर जो भारतीय बाजारों में तेजी का पहले से बनते हुए दिखा है, हम ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में पहले से तेजी के मूड में आते हुए दिखे, वो पिछले हफ्ते का आरबीआई का एक सरप्राइज रेट कट। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आरबीआई पॉलिसी के पहले ही इस तरह का कट देगा, और वहां से भारतीय बाजारों में एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी शुरू होते हुए दिखी। एफआईज वहीं से फिर से बुलिश होते हुए नजर आए, और वहां से जो हमारा मूड बदला है, पिछले 4 सेशन बेहद शानदार रहे हैं भारतीय बाजारों के। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो भारतीय बाजारों में तेजी का मूड बनाए हुए हैं, और यही वजह कि 8626 के पुराने लाइफ हाई को पार किया आज बाजार ने, टिका भी 8700 का नया लेवल भी बनाया और जबरदस्त तेजी भी दिखी। बिल्कुल अनिल जी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज के बाजार में ये बताएं किन स्टॉक्स और शेयरों ने हिस्सा लिया। आज चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। हालांकि ये कहना सही होगा कि फर्स्ट हाफ में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने लीडरशिप ली, और सेकंड हाफ में दिग्गजों में खरीदारी ज्यादा बढ़ती हुई दिखी। आप देख सकते हैं किस तरह से सेंसेक्स और निफ्टी दिन भर लगातार अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आए और दिन के हाई पॉइंट के आसपास बंद हुए। 8700 के लेवल के बेहद करीब निफ्टी पहुंचता हुआ दिखा। आज का हाई लाइफ टाइम हाई जो था वो 8707 का था। इंटरेस्टिंग बात है कि मिड सेशन में 8626 का जो पुराना हाई था उसे पार करते ही एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी निफ्टी में आती हुई दिखी, और जो 150 अंकों की मजबूती के साथ आज बाजार में नजर आई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर पॉजिटिव बंद हुए, लेकिन मामूली मुनाफे के साथ, क्योंकि बाजार का फोकस पूरी तरह से दिग्गज शेयरों पर सीमित था। शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी वहीं पर होती हुई दिखी, लेकिन आधा % के गेंस यहां पर आते हुए दिखे। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद पर आप डालिए नजर, यहां पर दिन के दौरान स्थिति थोड़ी सी बदलती हुई दिखी, फिर भी बढ़ने वाले शेयर मामूली तौर पर ज्यादा थे। वॉल्यूम्स भारी भरकम आज की तेजी के साथ 3,60,000 करोड़ के आसपास। ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी के चलते यहां पर मेटल शेयरों ने लीड करने का काम किया। टाटा स्टील, सेसा, हिंडाल्को, जेएसपीएल जैसे चारों दिग्गज निफ्टी के 3 से 5% की मजबूती के साथ बंद हुए। बैंक्स लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए, कल 1% की तेजी के बाद आज भी एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई जैसे दिग्गजों में तेजी बनती हुई दिखी। वहीं ऑयल एंड गैस स्पेस से रिलायंस ने आज लीडरशिप ली, केन इंडिया भी मजबूत था। नतीजों के लिहाज से कल जो एक्शन दिखा बाजार बंद होने के बाद, हिंदुस्तान जिंक, सीसीएल प्रोडक्ट्स और जेनसार टेक्नोलॉजी ने अच्छे नतीजे पेश किए। वहीं कमजोर नतीजे रहे माइंडट्री, सास्केन और टाटा स्पंज के। लेकिन आज जो नतीजे आए उनमें कोटक महिंद्रा बैंक और कैन फिन होम्स ने अच्छे नतीजे पेश किया। साउथ इंडियन बैंक ने जरूर आज निराश किया। खबरों के दम पर एक्शन दिखा केशोराम, इनके टायर कारोबार को शायद एमआरएफ खरीद सकता है। इस बज के बाद स्टॉक 20% के ऊपरी सर्किट पर जा पहुंचा। कंसाइन नेरोलैक ने कुछ नए इन्वेस्टमेंट प्लान अपने सामने रखे, 3.5% की मजबूती हुई। यस बैंक ने मुथूट फाइनेंस के साथ टाई अप किया बैंकिंग के लिए, उसके बाद 4% की तेजी यहां पर बनती हुई दिखी। ये स्टॉक्स आज पूरी तरह से एक्शन में थे। लेकिन इनके अलावा ऑटो एंसिलरी शेयरों में अच्छी तेजी थी। भारत गियर्स 20% के सर्किट पर, शांति गियर्स जहां कल एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बड़ी खरीदारी की, आज यहां पर भी तेजी नजर आई। ऑफशोर स्टॉक्स में भी क्रूड के बढ़ते दामों के साथ फिर से तेजी लौटती दिखी। अबान, डॉल्फिन, जीओएल ऑफशोर जैसे शेयर मजबूत थे। वहीं लॉजिस्टिक कंपनियों में गति, पटेल इंटीग्रेटेड, ऑल कार्गो जैसे शेयर पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी पर चढ़ने वाले शेयरों में एचडीएफसी, आईटीसी जैसे दिग्गज थे। वहीं एनएमडीसी और टाटा मोटर्स भी पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। जी अनिल जी, चलते हैं दलजीत के पास। दलजीत, क्या बाजार की तेजी पर ग्लोबल फैक्टर के कारण ब्रेक लग सकता है? जिस तरह की हालत चीन में है, दूसरे देशों में है, क्योंकि भारत में तो इस वक्त मंदी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। जी हम सबसे बड़ा ट्रिगर तो ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से ही आएगा।
जो लोकल ट्रिगर्स हैं वो तो नंबर्स के बारे में मालूम ही है, तो वो स्टॉक स्पेसिफिक होगा जैसे जैसे नंबर्स आएंगे। अभी तो बहुत सारे नंबर आने बाकी हैं, मुझे लगता है कि अगले हफ्ते से आना शुरू होंगे जो इस क्वार्टर के नंबर्स हैं, तो अभी तो बहुत थोड़े ही आए हैं, तो उनका असर तो स्टॉक स्पेसिफिक होगा। लेकिन हाँ, एक मेजर जो ब्रॉड डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड ट्रेंड जो आएगा वो आएगा ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से, जिसमें हम देखेंगे कि एफआई की नर्वसनेस दिखेगी। तो वो जब नर्वसनेस देखने को मिलेगी तब थोड़ा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। दलजीत जी, साथ ही ये बताएं कि क्या बजट के पहले निफ्टी में 9000 का लेवल देखने को मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये नंबर्स तो सब इट्स जस्ट साइकोलॉजिकल थिंग। नंबर आना कौन सा बड़ी चीज है, क्योंकि जब अगर आज से आप 15 दिन पहले का जो ट्यूसडे को जो 800 पॉइंट गिरा था मार्केट सेंसेक्स, तो उस दिन किसी से आप पूछते 8000 के आसपास था तो शायद सब लोग 7500 7200 की बातें कर रहे थे। और आज अगर आप बात करेंगे तो 10,000 की भी बातें करेंगे, 9,500 की भी बातें करेंगे। ये नंबर्स के आई डोंट थिंक इसका कोई बहुत बड़ा मायना है, क्योंकि ये तो मार्केट फोर्सेज हैं और कभी मार्केट्स हमेशा नॉर्मली इरेशनली बिहेव करती हैं। तो बजट से पहले इस तरीके का हाइप, बहुत सारे न्यूज आइटम्स, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस देखने को मिलेंगी हमें, तो हो सकता है कि एक उसमें उस मोमेंटम में ये आगे भी बढ़ जाए। बट अगेन वही बात है कि जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतना हमारा रिस्क बढ़ता जाएगा, बिकॉज हम ग्राउंड रियलिटी से उतने ज्यादा दूर हो जाएंगे। तो जो हम अभी FY17 पे जस्टिफाई कर रहे हैं लोग, वो फिर FY18 पे जस्टिफाई करना पड़ जाएगा। जी शुक्रिया दलजीत जी और अनिल सिंह जी हमसे बात करने के लिए। और भारत अगले साल दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन सकता है। दरअसल इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता से भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ता जा रहा है। IMF ने अनुमान जताया कि 2016 में भारत की ग्रोथ की रफ्तार चीन से भी तेज होगी। 2015 में देश की ग्रोथ रेट 6.3% रहने का अनुमान है और 2016 में भारत की इकोनॉमी 6.5% की रफ्तार से बढ़ सकती है, जबकि चीन की ग्रोथ सिर्फ 6.3% ही रहने का अनुमान है। IMF ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के रिफॉर्म पर उठाए गए कदमों से काफी भरोसा बढ़ा है और अब देखना यह है कि इन्हें लागू कैसे किया जाता है। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो IMF इसे लेकर ज्यादा आशावादी नहीं है। उसने 2015 के लिए ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान 3.8% से घटाकर 3.5% कर दिया है। IMF ही नहीं, वर्ल्ड बैंक का भी भारत के प्रति नजरिया बेहद पॉजिटिव है। वर्ल्ड बैंक प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में $100 करोड़ यानी करीब 6,000 करोड़ की मदद की तैयारी कर रहे हैं। भारत में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ओनो राहुल के मुताबिक वर्ल्ड बैंक स्वच्छ भारत अभियान में मदद के लिए योजना बना रहा है। और CNBC आवाज की एक्ट सीरीज के दूसरा मेगा इवेंट में कल बहुत कुछ होगा खास। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर दावोस में कैसी है हलचल, बताने के लिए सीधे दावोस से जुड़ेंगे मेनका जोशी से इस ब्रेक के बाद। एक्ट सीरीज के दूसरे मेगा इवेंट में न सिर्फ देश की ग्रोथ के लिए सरकार और इंडस्ट्री के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी, बल्कि उन कंपनियों को सम्मानित भी किया जाएगा जिन्होंने पिछले दशक में देश के औद्योगिक नक्शे पर अपनी छाप छोड़ी है। साथ ही CNBC आवाज उन कंपनियों की पहचान भी करेगा जो अगले दशक में चैंपियंस की लीग में खड़े नजर आएंगे। दिल्ली में एक्ट फॉर ग्रोथ के कामयाब इवेंट के बाद अब नंबर है मुंबई का। 21 जनवरी को हो रहे ग्रोथ फॉर एक्ट सीरीज के दूसरे मेगा इवेंट में हम सम्मान करेंगे हर घर को एक अलग आवाज देने वाले एशियन पेंट्स के चेयरमैन अश्विन दानी का, बैंकिंग को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले एक्सिस बैंक का और बैंक की MD और CEO शिखा शर्मा को CNBC आवाज उनके योगदान के लिए सम्मानित करेगा। साथ ही पिछले दशक में देश के उद्योग जगत में अपनी खास पहचान बनाने वाली हस्तियों की सूची में शामिल हैं GVK के वाइस चेयरमैन संजय रेड्डी, HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख, हिंदुस्तान यूनिलीवर के CEO संजीव मेहता, लीडिंग फार्मा कंपनी ल्यूपिन के MD नीलेश गुप्ता। इस आयोजन में हम भविष्य के सितारों को भी सम्मानित करेंगे। इस कड़ी में हम रियल एस्टेट सेक्टर में अलग मुकाम हासिल करने वाली कंपनी आशियाना हाउसिंग के MD विशाल गुप्ता का सम्मान करेंगे।
साथ ही सम्मान होगा देश के बैंकिंग सेक्टर में एक नया अध्याय जोड़ने वाली माइक्रो फाइनेंस कंपनी बंधन के फाउंडर CS घोष का। भविष्य के सितारों की लिस्ट में हेक्टर बेवरेजेस के नीरज कक्कड़, कलारी कैपिटल की वाणी कोला, माइक्रोमैक्स के फाउंडर राहुल शर्मा, ओला कैब्स के फाउंडर भाविश अग्रवाल और श्रीराम ट्रांसपोर्ट के MD उमेश रेवंकर जैसी हस्तियां भी शामिल हैं। एक्ट सीरीज के दूसरे मेगा इवेंट में सरकार और इंडस्ट्री के बीच सहयोग बढ़ाने पर खास तौर पर जोर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 45वीं समिट शुरू हो गई है। समिट में दुनिया भर के 2500 से ज्यादा नेता और बिजनेसमैन जुड़ रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी फिलहाल कई चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में समिट की थीम द न्यू ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट रखी गई है। फ्रांस में हुए हमलों के मद्देनजर समिट में आतंकवाद का मुद्दा भी हावी रहेगा। भारत से वित्त मंत्री अरुण जेटली, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी इसमें शामिल हो रहे हैं। उद्योग जगत की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज की मुकेश अंबानी, ICICI बैंक की चंदा कोचर, TCS के N चंद्रशेखरन सहित 100 से ज्यादा हस्तियां शिरकत कर रही हैं। तो चलते हैं सीधा दावोस, जहां मौजूद है CNBC TV 18 की एग्जीक्यूटिव एडिटर मेनका दोषी। मेनका, पहले दिन किन मुद्दों पर खास तौर पर चर्चा होगी? देखिए, फिलहाल तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल मीटिंग 45th एनुअल मीटिंग है, शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट है द ग्लोबल इकोनॉमी और जिस तरह के चैलेंजेस द ग्लोबल इकोनॉमी विल हैव टू फेस इन 2015। तो इसी पे ज्यादातर चर्चा होगी। यहाँ पे दुनिया भर से कुछ 2500 पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं और सबके दिमाग पे यही विषय होगा कि ग्रोथ को किस तरह से बढ़ाया जाए। या तो वो ग्रोथ यूरोजोन में हो जहाँ पे डिफ्लेशनरी प्रेशर की चर्चा हो रही है, या जापान में हो जहां पे प्रॉब्लम सिमिलर है, या US में हो जो फिलहाल तो द ग्लोबल इंजन ऑफ ग्रोथ लग रहा है। चाइना की बहुत चर्चा होगी। उनके जो ग्रोथ नंबर्स आए हैं वो काफी कम आए हैं इस बार और यही क्या बोलते हैं फियर्स है कि शायद चाइनीज ग्रोथ इस साल और अगले साल और भी घट जाए। इंडिया के बारे में भी कुछ चर्चा होगी। यहाँ पे हमारा बड़ा सा डेलीगेशन आ रहा है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और इंडिया की किस तरह की रिकवरी होगी इकोनॉमिक ग्रोथ में, उस पे भी काफी चर्चा होगी। यहाँ पे हमने जिन जिन बिजनेस लीडर्स और इकोनॉमिस्ट से बात की है और उनकी सबकी आशा है कि अब इस बार इंडिया सही राह चुने ग्रोथ के लिए और उसी राह पे डटे रहे ताकि अगले 5 या 10 साल में इंडिया इस दुनिया के बड़े से इकोनॉमिक पावर्स में गिना जाए। तो यही सारे मुद्दे यहाँ पे चर्चा के विषय बनेंगे और इसी के बारे में हमारा कवरेज भी होगा। मेनका, आप ये समझाएं कि भारत के नजरिए से अगर हम देखें तो दावोस समिट कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स से मिलने और बात करने की। इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए इंडिया कम्युनिकेट कर सकती है दुनिया भर को कि वो बिजनेस के लिए खुली है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इंडिया कैन डू हियर इज टू कन्विंस ग्लोबल बिजनेस लीडर्स दैट इंडिया इज रेडी टू डू बिजनेस विद द वर्ल्ड, इज रेडी टू ओपन इट्स डोर्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, इज ready to keep its laws and rules online unchanged so that investors have a degree of certainty when investing in India. ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। यहाँ पे इंडिया के काफी सारे बिजनेस लीडर्स हर साल आते हैं और इस बार भी आने वाले हैं। कुछ फेमस नेम्स इस बार नहीं आने वाले हैं जैसे आनंद महिंद्रा, YC देवेश्वर, वो इस बार के डेलीगेशन में इंक्लूडेड नहीं है, वो शायद इंडिया में ही रहने वाले हैं फिलहाल। लेकिन बहुत सारे इंडियन बिजनेस लीडर्स यहाँ पे है, फाइनेंस मिनिस्टर जी आने वाले हैं। तो हम यही कवरेज करेंगे कि क्या इंडिया दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स को कन्विंस कर पाएगी कि इस बार वो ग्रोथ की राह पे डट के चलने वाली है। वही यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। जी, शुक्रिया मेनका इस सारी जानकारी और अपडेट के लिए और आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे दावोस समिट के दौरान। और ओबामा दौरे पर 26 जनवरी को होगी भारत अमेरिका के CEO फोरम की बैठक। और कहां ठहरेंगे बराक ओबामा और क्या होगा उनका कार्यक्रम, ये सब आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और
अब देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की यात्रा से जुड़ी खबरें। पच्चीस जनवरी को आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का भारत दौरा दोनों देशों के बीच निवेश के लिहाज से काफी अहम साबित हो सकता है। इस दौरान दोनों देशों की दिग्गज कंपनियों के सीईओ फोरम की बैठक भी होने वाली है। इस बारे में पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, भारत और अमेरिका के बीच सीईओ फोरम की जो बैठक होनी है उसके एजेंडे में क्या खास है, कौन कौन होंगे वहां पर? देखिए, जो सीईओ फोरम की बैठक हो रही है उसमें सबसे पहला एजेंडा तो ये है कि अमेरिकी कंपनियां, अमेरिकी निवेशक भारत में निवेश करना चाहती हैं, इनके लिए किस तरह का माहौल बनाना चाहिए, किस तरह के माहौल, किस तरह के कायदे कानून वो भारत से चाहती हैं। तो जो प्रमुख मुद्दा है इस बैठक में छाया रह सकता है वो ये है कि अमेरिका की तरफ से भारत पर यह दबाव बनाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को जल्द से जल्द दस्तखत किया जाए। इसका दबाव काफी दिनों से अमेरिका कर रहा है, लेकिन चूंकि भारत में द्विपक्षीय जो समझौते होने हैं निवेश संबंधी, उसका नया मॉडल तैयार किया गया है, तो जब तक उसे कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक अमेरिका के साथ समझौता करना मुश्किल होगा। लेकिन अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भारत के साथ हो सके ताकि निवेश संबंधी ज्यादा बेहतर माहौल हो। दूसरा मुद्दा जो अमेरिका उठा सकता है वो यह है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी आईपीआर का मुद्दा उठा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका का कहना है कि आईपीआर जो भारत का वो काफी जटिल है, काफी क्लिष्ट है, इससे दिक्कत होती है। तो दूसरी तरफ भारत से जो मुद्दा उठ के जाने वाला है अमेरिका के लिए, वो अमेरिका के सामने भारत की तरफ से ये मुद्दा उठेगा कि उनका जो वीजा का इशू है उसे ज्यादा से ज्यादा सरल बनाया जाए। अमेरिका के जो भारत की जो आईटी कंपनियां जो अमेरिका में कारोबार कर रही हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, उसको कैसे सहूलियतें प्रदान की जाए। जो अमेरिका में एक अभी लेजिस्लेशन पास हुआ है बाय अमेरिकन, उसको लेकर भारत की कुछ आपत्तियां हैं, तो उस पर यह मुद्दा उठेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह मुद्दा ऐसे वक्त में उठेगा जब दोनों देशों के जो अध्यक्ष होंगे बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी, दोनों के साथ एक सीईओ फोरम की बैठक होने वाली है। उस बैठक में मुद्दा उठेगा। ये बैठक काफी अहम होगी सीईओ फोरम की बैठक। इसमें सीआई, फिक्की, इंडस्ट्री चैम्बर तो होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के भी इन्वेस्टमेंट कमेटी के वहां पे एसोसिएशन रहेंगे और इसमें बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी दोनों संबोधित करेंगे। और इस बैठक की अध्यक्षता जो है साइरस मिस्त्री करेंगे भारत की तरफ से, जबकि अमेरिका की तरफ से हनीवेल के सीईओ करेंगे। भारत की तरफ से साइरस मिस्त्री के अलावा मुकेश अंबानी, दीपक पारेख, सुनील भारती मित्तल जैसे लोग शामिल होंगे। तो अमेरिका की तरफ से यहाँ पे हनीवेल के सीईओ के अलावा इंदिरा नुई, हैरोल्ड मैग्रो, अजय बांगा जैसे लोग इसमें शामिल होंगे। तो इस लिहाज से जो ओबामा का भारत दौरा है, इस सीईओ फोरम में जो चर्चा होंगी उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। शुक्रिया लक्ष्मण तमाम डिटेल्स के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 25 जनवरी को भारत आ रहे हैं। ओबामा 3 दिन के दौरे में क्या कुछ करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति 25 जनवरी को सुबह करीब 4:45 बजे भारत पहुंचेंगे। होटल में रुकने के बाद करीब 10:10 पर बराक ओबामा राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। इसके बाद 11:15 बजे ओबामा गांधी समाधि पर जाएंगे। 11:20 पर ओबामा और मोदी की हैदराबाद हाउस में मुलाकात होगी। इसके बाद करीब 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी और ओबामा मीडिया को बयान जारी करेंगे। 25 जनवरी को शाम 7 बजे ओबामा राष्ट्रपति भवन में डिनर का आनंद लेंगे। 26 जनवरी को सुबह 9:25 पर बराक ओबामा राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, जहां वो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होंगे। दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच में ओबामा सीईओ समिट में शिरकत कर सकते हैं। शाम को 3:45 बजे राष्ट्रपति के रिसेप्शन में शामिल होंगे। इसके बाद ओबामा मोदी के साथ 5:45 बजे सीईओ राउंड टेबल में शामिल होंगे और शाम को करीब 7 बजे के आसपास ओबामा सीईओ समिट में भाषण देंगे। 26 जनवरी की शाम को ओबामा प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्राइवेट डिनर भी कर सकते हैं। 27 जनवरी की सुबह 10:40 पर ओबामा सर्टिफिकेट सिरीफोर्ट 2000 लोगों के साथ टाउन हॉल में शामिल होंगे। इसके बाद ओबामा करीब 3 बजे ताजमहल को निहारने निकल जाएंगे। 4:30 बजे आगरा से लौटने के बाद ओबामा की भारत यात्रा खत्म हो जाएगी। ताबड़तोड़ खाते खोलकर गिनीज बुक तक पहुंची प्रधानमंत्री जनधन योजना। और दिल्ली के दंगल ने बढ़ाया सियासी पारा। दिल्ली चुनाव से जुड़ी खबरें इस ब्रेक के बाद। हर
घर में बैंक खाता खोलने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा खाते खोले गए हैं। शुरुआती पहले हफ्ते में ही 1 करोड़ 80 लाख बैंक खाते खोलकर सरकार ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इतने कम समय में इतनी ज्यादा संख्या में बैंक खाते दुनिया में कहीं नहीं खोले गए हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सरकार 26 जनवरी तक 10 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य लेकर चल रही थी, लेकिन 10 दिन पहले ही यानी 16 जनवरी तक ही 11.5 करोड़ से ज्यादा खाते यहां पर खोले जा चुके हैं। हालांकि इनमें से सिर्फ 28% खातों में ही पैसे का लेन देन शुरू हुआ है। इन खातों में कुल 9,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। जितने घरों में सर्वे किए गए थे उनमें से 99% से भी ज्यादा परिवारों में बैंक खाते खुल गए हैं। अब सरकार की योजना सभी खातों को ऑपरेशनल बनाने की है। Most of India is today included within the banking system. Inaccessible areas तक कैसे पहुंचना है ये बाद में हम लोग सोचेंगे, लेकिन इन अकाउंट्स को ऑपरेशनल करने के लिए 1 लाख रुपए की एक्सीडेंट इंश्योरेंस वो एक इंसेंटिव था। 30,000 की लाइफ इंश्योरेंस हर एक को मिलेगी, वो भी इंसेंटिव था। एलपीजी के कुल मिला के 15 करोड़ 34 लाख कस्टमर्स है एलपीजी के, तो दैट मीन्स कि 15 करोड़ अकाउंट्स में पैसा जाएगा अगर वो सब लोग सब्सिडी का लाभ उठाएंगे तो। अब बात करेंगे दिल्ली में चल रही सियासी गर्मी की। आज से दिल्ली विधानसभा चुनाव के नामांकन शुरू हो गए हैं। सुबह तक ये खबर आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उनके रोड शो में देरी की वजह से नामांकन को टाल दिया गया। केजरीवाल अब कल अपना नामांकन भरेंगे। बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी भी कल कृष्णनगर से अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और दिल्ली में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रतिद्वंदियों को सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है, लेकिन किरण बेदी ने खुली बहस की चुनौती को ये कहकर मना कर दिया कि वो केजरीवाल से सदन में बहस करेंगी, न कि पब्लिक फोरम में। उधर दिल्ली कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने केजरीवाल की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। इसका जवाब मैं पहले भी दे चुकी हूँ, कोई नया क्वेश्चन पूछो ना, लेकिन मैंने कह दिया मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब असेंबली के हाउस में होगा, असेंबली के हाउस में होगा। अब समय बड़ा कम है, लेकिन सारी उम्र अब असेंबली के हाउस में करेंगे। लेकिन मैं डिबेट से ज्यादा डिलीवरी में विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं काम में विश्वास कर रही हूँ। अब डिलीवरी, समय इस वक्त डिलीवरी है, सर्विसेज, गुड गवर्नेंस का। अगर हमारा विजन है दिल्ली के बारे में, अगर एक दृष्टि है हमारे दिल्ली के विकास के बारे में, तो उस दृष्टि, उस विजन को तो लोगों को बताना है। और जब तीनों के तीनों साथ में होंगे, अपना एक कंपैरिजन हम लोग तीनों के तीनों दे पाएंगे, तो इससे अच्छी परिपाटी हो ही नहीं सकती। और मैं तो बल्कि ये मानता हूं कि एक बार नहीं, ये चुनाव तक के एक व्यवस्थित तरीके से कम 2 या 3 बार भी इस तरीके की डिबेट्स होनी चाहिए। और दिल्ली में चुनावी घमासान के बीच बीजेपी ने किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का बड़ा दाव खेला है। इस कदम से क्या बीजेपी दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा कर सकेगी? इसी पर आवाज स्पेशल में रात 10 बजे देखिए खास चर्चा जीत की किरण। इस चर्चा में हमारे साथ होंगी राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी, ANI की एडिटर न्यूज सिमता प्रकाश और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। टाटा टेली सर्विसेज में मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने की ताक में है टेलीनॉर। और कैसे रहेंगे FMCG दिग्गज ITC के नतीजे? देखिए आवाज का अनुमान इस ब्रेक के बाद। देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज की 10वीं सालगिरह पर मुंबई में होगा एक महा आयोजन। मुख्य अतिथि हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। 10 साल से तरक्की की कहानी लिख रहे CNBC आवाज की सालगिरह पर दिल्ली में ग्रोथ समिट के बाद अब मुंबई में होने जा रही है गुड गवर्नेंस समिट। देश की राजनीति को एक नया अंदाज देने वाले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यहां अपने विचार रखेंगे और साथ में होगी चर्चा
अर्थनीति और राजनीति के तालमेल यानी गुड गवर्नेंस पर, उद्योग, व्यापार और पूंजी बाजार के दिग्गजों के साथ। यहां सीएनबीसी आवाज ऐसी हस्तियों का सम्मान करेगा जिन्होंने पिछले 10 साल में जिम्मेदारी के साथ समृद्धि के नए कीर्तिमान बनाए, और कुछ ऐसे सितारों को भी सामने लाएगा जिनसे उम्मीद है कि वो अगले 10 साल में कंज्यूमर और शेयर होल्डर की दुनिया बदलने वाले हैं। तो अलार्म लगा लीजिए और टीवी पर टाइमर सेट कर लीजिए। सीएनबीसी आवाज की गुड गवर्नेंस समिट का सीधा प्रसारण कल शाम 6:30 बजे से सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी बाजार पर। बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खास योजना तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियों के लिए सरकार बजट में सब्सिडी का ऐलान कर सकती है। ये सब्सिडी पहले चरण में कमर्शियल गाड़ियों के लिए हो सकती है। बैटरी से चलने वाली इन गाड़ियों की बिक्री की रफ्तार आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है, क्योंकि सरकार ऐसी गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक सब्सिडी 3 तरीके से दी जाएगी। पहला, गाड़ियों की कीमत पर सीधे सब्सिडी दी जाएगी। सामान्य गाड़ियों और हाइब्रिड गाड़ियों के दाम के अंतर की 1/3 रकम के बराबर सब्सिडी दी जाएगी। दूसरा, बैटरी चार्ज करने के लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा उसका आधा खर्च सरकार सब्सिडी के तौर पर दे सकती है। और तीसरा, ऐसी गाड़ियों को बनाने वाली तकनीक और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार सब्सिडी देगी। इस प्रस्ताव को एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन ने मंजूर भी कर लिया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने वाली इस योजना का ऐलान आने वाले बजट में किया जा सकता है। हालांकि भारी उद्योग मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक शुरू के 2 साल के लिए 800 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की जा सकती है। अगर योजना सफल रही तो सरकार आगे भी सब्सिडी जारी रखने का फैसला ले सकती है। हालांकि फिलहाल चुनिंदा राज्यों में ऐसी गाड़ियों की एमआरपी पर 15% की सब्सिडी दी जाती है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाई है। ये भी एक वजह है कि जहां साल 2012-13 में 42,000 यूनिट इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री हुई थी, वो अगले साल यानी 2013-14 में घटकर सिर्फ 20,000 ही रह गई। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार की ये नई स्कीम सफल हुई तो ऐसी गाड़ियों की बिक्री में इजाफा आ सकता है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। एफएमसीजी दिग्गज आईटीसी के तिमाही नतीजे कल आने वाले हैं और सीएनबीसी आवाज का अनुमान है कि तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 12% से ज्यादा बढ़कर 2683 करोड़ रुपए हो सकता है। वहीं आईटीसी की बिक्री 13% से ज्यादा बढ़कर 9,765 करोड़ रुपए हो सकती है। और दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी का एबिटा 16% से ज्यादा बढ़कर 3,692 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और ट्विटर ने बेंगलुरु की मोबाइल मार्केटिंग और एनालिटिक्स कंपनी ZipDial मोबाइल सॉल्यूशंस को खरीद लिया है। भारत में ये ट्विटर का पहला अधिग्रहण है। ट्विटर ने ये नहीं बताया कि उसने ZipDial को कितने में खरीदा है, लेकिन माना जा रहा है कि ये डील 30 से 40 मिलियन डॉलर में हुई है। ZipDial मिस्ड कॉल के जरिए किसी बिजनेस के बारे में जानकारी देने का काम करती है। ट्विटर के मुताबिक इस खरीद के बाद उसे साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में अपना कारोबार फैलाने में मदद मिलेगी। ZipDial की सर्विस इलाकों में मौजूद हैं और इसके करीब 6 करोड़ यूजर्स हैं। ZipDial के क्लाइंट्स में पेप्सी, लैक्मे, ओरियो, कोलगेट, कैफे कॉफी डे और डिज्नी जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। टेलीकॉम कंपनी टेलीनॉर टाटा टेली सर्विसेज के साथ नया कनेक्शन जोड़ने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक टेलीनॉर टाटा टेली में मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने की तैयारी कर रही है। टेलीनॉर अपनी भारतीय सब्सिडरी को टाटा टेली में मर्ज भी कर सकती है। आपको बता दें कि डील टाटा सन्स के टाटा टेली में से डोकोमो का हिस्सा खरीदने के बाद फाइनल होगी और डील पर मुहर लगाने के लिए टेलीनॉर के सीईओ भारत भी आ सकते हैं। फिलहाल टाटा सन्स ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। और जल्द ही 25 नई ट्रेनों में शुरू होगी टिकट के साथ मनपसंद खाना बुक करने की सुविधा। और वोल्वो आयशर ने उतारी ट्रकों की नई सीरीज। क्या कंपनी को आगे है ऑटो सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद? बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।
अगले हफ्ते से आप IRCTC की वेबसाइट पर रेल सफर के लिए अपना मनपसंद खाना बुक करा सकेंगे। ई केटरिंग के दूसरे चरण में IRCTC ये सुविधा 25 नई ट्रेनों में शुरू करने जा रहा है। खास बात यह है कि वेटिंग लिस्ट पैसेंजर्स भी खाना बुक करा सकेंगे। रेल सफर के दौरान आप क्या खाना पसंद करेंगे, अब ये चॉइस IRCTC आपको ई टिकट बुक कराते वक्त ही देने जा रहा है। IRCTC ने स्टेशन पर मौजूद अपने 166 फूड प्लाजा में से 86 प्लाजा चुने हैं जिनका खाना यात्री ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। इससे पहले IRCTC ने 7 ट्रेनों में कॉल सेंटर के जरिए खाना बुक कराने की सुविधा शुरू की थी। खास बात यह है कि वेटिंग लिस्ट होने पर भी यात्री अपने पसंद का ऑर्डर बुक कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए यात्री को 1800-1034-139 टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। ऑर्डर बुक होने पर यात्री और संबंधित वेंडर के पास 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। टिकट कंफर्म होने पर ही इस पासवर्ड के जरिए यात्री को खाना डिलीवर किया जाएगा। अगर आपका कंफर्म रिजर्वेशन है तो आप उसी टाइम वही इसको बुक करके ऑन दी पोर्टल आपको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कंफर्म नहीं है तो ऑनलाइन पेमेंट आप तब नहीं कर सकते, आपका बुकिंग कंफर्म नहीं होगा, लेकिन आप कॉल सेंटर जाके कॉल सेंटर में आप बुक कर सकते हैं। रेलवे फूड प्लाजा के खाने के अलावा डोमिनोज पिज्जा, सबवे सैंडविच और बर्गर किंग के बर्गर का स्वाद भी रेल यात्रियों को मिलेगा। IRCTC इन तमाम फूड जॉइंट्स के साथ बातचीत कर रहा है। ई केटरिंग के दूसरे चरण में IRCTC ने अपने 5 जोन में से 5 ट्रेनें चुनी हैं। खास तौर पर वो ट्रेनें चुनी गई हैं जिनमें पैंट्री कार की सुविधा मौजूद नहीं है। IRCTC का फोकस फूड वैरायटी के साथ फूड क्वालिटी और हाइजीन पर भी होगा। इसके लिए यात्रियों से समय समय पर फीडबैक भी लिया जाएगा और अगर किसी वेंडर या कंपनी के खिलाफ शिकायत आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। और वोल्वो आइशर ने प्रो 6000 ट्रकों की नई सीरीज लॉन्च की है। कंपनी के मुताबिक ये नेक्स्ट जनरेशन ट्रक दूसरे ट्रकों के मुकाबले ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है और इसमें क्रूज कंट्रोल और ड्राइवर असिस्ट सिस्टम जैसे नए फीचर्स भी हैं। कंपनी को भरोसा है कि प्रो ट्रकों की नई रेंज से उसे अपना मार्केट शेयर अगले 3 साल में 15% तक करने में मदद मिलेगी। कंपनी के नए लॉन्च और ऑटो सेक्टर के रिवाइवल पर वोल्वो आइशर के CEO विनोद अग्रवाल से बात की हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा ने। बेस्ट इन क्लास फ्यूल एफिशिएंसी है। अगर आप ट्रक की टोटल कॉस्ट देखते हैं लाइफ टाइम कॉस्ट में तो 50% से ज्यादा जो कॉस्ट होती है वो फ्यूल से आती है और इसमें जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 10% से ज्यादा से बेटर है। इसमें इंजन जो है वो बहुत अच्छा एक ऑप्टिमाइज्ड और पावरफुल इंजन है और उससे आप ज्यादा ट्रिप लगा सकते हो। जो ड्राइवर का कंफर्ट है उसके ऊपर बहुत ध्यान रखा गया है जो हमने जब ट्रक्स डेवलप किए हैं। विनोद जी, एक सवाल यहाँ उठता है, क्या ये लॉन्चिंग का सही वक्त है? थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है लेकिन इसको पर्याप्त नहीं कहा जा सकता कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जिस तरह की तेजी ग्रोथ देखी जा रही है। नो, बिल्कुल ये तो बहुत ही सही वक्त है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल अपॉर्चुन टाइम है ये, जब इंडस्ट्री जो है ग्रोथ पाथ पे जा रही है। अभी 3 साल हमने बुरा वक्त देखा है तो अब आने वाला समय जो है अच्छा ही होने वाला है। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।